हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल अभी जो लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड। और ये 5 बजे डेली क्लासेस इन्वायरमेंट इकोलॉजी की मैंने स्टार्ट की थी, बीच में क्लास नहीं हो पाई। बट और कल हम लोगों ने पॉल्यूशन को देखा फ्रेंड, प्रदूषण के बारे में फर्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने देखा था। तो एक बार क्विक रिकैप करेंगे और रिवाइज करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि अनअकैडमी में कॉम्बैट प्रोग्राम चल रहा है। आई थिंक सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बिल्कुल पार्टिसिपेट करो। आपका नेशन इसमें रैंकिंग होगा, प्राइजेस वगैरह आप जीत सकते हैं फ्रेंड इसमें। और इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RK10 इनरोल करने के लिए फ्रेंड। और सबसे पहले अनअकैडमी अनपैरेलल स्पेक्टाकुलर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसमें आप सब्सक्रिप्शन लें फ्रेंड। दो तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है और एक आपका प्लस का है। दोनों बेहतरीन है, बट आइकॉनिक जो है इसमें स्टडी के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो आइकॉनिक ज़्यादा बेटर है फ्रेंड, क्योंकि गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो और ज्वाइन करने पर देखो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो आप। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लो फ्रेंड। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और काफ़ी लंबे समय से करीब 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे कोड वगैरह का इस्तेमाल करें। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सब आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड। और फी जो आप देखोगे इसमें, तो आपका 1 ईयर का फ़ी है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। तो इसमें आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करें, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड इसमें, जिसको आप ईएमआई के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एडमिशन लें आप। उसी तरह से आपका आइकॉनिक का है फ्रेंड, तो आइकॉनिक के अंतर्गत भी आपका 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक है। और इसमें आपका फ़ी दिया हुआ है, डिस्काउंट करके फ़ी दिया है, जिसको आप ईएमआई के थ्रू बिल्कुल पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और ये ऑप्शनल का कोर्स आपका है, ऑप्शनल भी आपका अलग से है। इसमें भी आपका 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक दिया हुआ है, जिसमें आपको मेरे कोड इस्तेमाल करने पर आपको इसमें मिल जाएगा फ्रेंड डिस्काउंट। और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शनल वगैरह सारे हैं, मैक्सिमम हैं। तो मेरे कोड का इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड, तो एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। इम्पोर्टेंट जो इम नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह होंगे, सारे आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दूँगा फ्रेंड। ठीक है? मेरे अनुभव से आप लाभ उठाएँ और बिल्कुल मेरे कोड का इस्तेमाल करें। RK10 मेरा कोड है। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। कल हम लोगों ने जो देखा था, उससे हम लोग आगे एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, कल हम लोगों ने देखा था फ्रेंड कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में बात किया था। तो एयर पॉल्यूशन जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो मेनली आपका है, तो एक आपका नेचुरल बेस्ड होता है और एक आपका क्या होता है, ह्यूमन बेस्ड होता है। मतलब प्राकृतिक द्वारा, प्राकृतिक जन्य प्रदूषण और मानव जन्य प्रदूषण, इसके बारे में कल मैंने बताया था। प्राकृतिक प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जो इसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। मानव जन्य प्रदूषण है, ह्यूमन के कारण जो प्रदूषण होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड। इसमें बहुत सारे जो गैसेज़ वगैरह हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। अगर प्रदूषण में अगर देखा जाएगा, तो कल हम लोगों ने देखा कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, सागरीय प्रदूषण है, ये सब मुख्य रूप से हैं। थर्मल पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जेनेटिक पॉल्यूशन क्या है, स्पेस पॉल्यूशन क्या है, कचरा पॉल्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। ठीक है फ्रेंड? तो जिस तरह से फिगर में आपका एयर पॉल्यूशन है, तो गैसेज़ वगैरह हैं, वाटर पॉल्यूशन में टॉक्सिक वेस्ट वगैरह है, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन में पेस्टिसाइड, केमिकल्स है, पॉल्यूटेड सॉइल है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। तो कल हम लोगों ने इस पर बात किया था फ्रेंड, और एक बार इसको रिवाइज़ कर दें, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल कल हम लोगों ने बता दिया था। और इसमें कुल मिलाकर आपका क्या होता है, देखो वायुमंडल में कल बात क्या किया था कि गैसों का एक मिक्सर है, बैलेंस पाया जाता है, मतलब बैलेंस है।
और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसको क्या होता है फ्रेंड, एयर पॉल्यूशन होता है। जिस तरह से आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट गैसेस वगैरह हैं, इसका एक बैलेंस होता है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन आपका होता है फ्रेंड। और इसमें कल हम लोगों ने बताया था कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अनुसार एक डिफिनेशन जो है, डब्ल्यू के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अनुसार क्या है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद के अनुसार पर्यावरण के असंतुलन में करीब-करीब 50% जो मतलब योगदान जो है, वो आपका एयर पॉल्यूशन का होता है फ्रेंड। और भारत की एक संस्था है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा भी नगरों में वायु प्रदूषणकारी तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से लगभग डबल हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और वायु प्रदूषण के लिए जो सबसे सर्वाधिक अगर उत्तरदायी अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तो लकड़ी एवं जीवाश्म ईंधन का दहन है, कंबस्टन है। जो इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ से जो इमिट होते हैं, जो इमिट हो रहा है, ठीक है, मोटर वाहन से उत्सर्जन हो रहा है, ये सब मेनली इम्पैक्ट करता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट है, आपका साइक्लोन, आपका स्टॉर्म है, फ्लड है, ड्राउट है, वनों में आग लगना, दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये सब भी कल हम लोगों ने देखा था। तो प्राकृतिक स्रोत वगैरह देखा फ्रेंड। उसके बाद फिर सो हम लोगों ने देखा था आपका मानव जनित में, जैसे आपका गैस एवं धूम्र है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, उपले जलाना, पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने से विभिन्न प्रकार के गैस और धुआं उत्पन्न होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर जो आपका है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से ये सब पर्टिकुलेट मैटर जो है वायुमंडल में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। प्राइमरी पॉल्यूशन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, विविध प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन हैं। सेकेंडरी पॉल्यूशन में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो कल ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा था फ्रेंड। और गैसियस जो एयर पॉल्यूशन है, इसमें आपका जैसे खनिज तेल, कोयला जलाने से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का इमिशन होता है, ठीक है। ब्लैक कार्बन के बारे में कल बताया था मैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट इंटर द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, बस ये ध्यान रखिएगा। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है इंटर द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली एंड आर काउज्ड बाय आइदर नेचुरल काउज और ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कोल है, फॉसिल्स है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है फ्रेंड, आर क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने कल इसको देखा था, ठीक है ना। तो इसके बाद ऐसे हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। कल हम लोगों ने बताया था फ्रेंड कि जो पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन जो आपका है, तो एरोसोल जो आपका है, मैंने कल आपको बताया था कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं जो हवा में लटके तरल या ठोस कणों को एरोसोल कहा जाता है। और 90% एरोसोल जो आपका है वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 90% जो एरोसोल है, और ये एरोसोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था क्लाउड फॉर्मेशन इसी एरोसोल पे होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आपका नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ये प्रभावी है, और 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं फ्रेंड। तो प्राकृतिक एरोसोल में आपका कोहरा है, फॉग है, वनीय क्षेत्रों से वाष्पीकरण, गीजर, वाष्प, ये सब आपका है। और कृत्रिम एरोसोल में आपका क्या होता है, आपका धूल है, राख है, ये सब क्या है, तो ये सब आपके होते हैं फ्रेंड। उसके बाद आपका धूम्रकालिक मैंने कल बताया था, जिसको इंग्लिश में सूट्स बोलते हैं। आकार में 2.5 माइक्रोन या इससे कम छोटे कणों को धूम्रकालिक बोला जाता है, ठीक है। तो कल इसके बारे में देखा था। उसके बाद पर्टिकुलेट मैटर के बारे में देखा था फ्रेंड यहाँ पर कि 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक आकार वाले कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। और पर्टिकुलेट मैटर जो आपका है 2.5 से PM10 कणों के आकार में निर्धारित होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कल हम लोगों ने देखा था, और इसको पूरी तरह से एक बार मैं रिवाइज़ भी कर दे रहा हूँ। पर्टिकुलेट मैटर में देखा था कि मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर होता है, धात्विक कणिकीय पदार्थ है, जिसमें सीसा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, कैडमियम है। और
नॉन मेटेलिक में आपका क्या होता है फ्रेंड, एस्बेस्टस है, सिरेमिक्स है, सिलिका है, और इसके अलावा भी आपका एक होता है जो कल हम लोगों ने देखा था, जैविकीय कणिकीय पदार्थ है, जिसमें वायरस है, ठीक है, जीवाणु है, पार्थेनियम है, परागकण है, पादप और जंतुओं के निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं, ये सब सारे तो 3 प्रकार के आपके हैं। और वायु प्रदूषण के कारण ही आपका हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, कल देखा था हम लोगों ने। हरित गृह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ओजोन क्षरण, ठीक है ना, ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन कल बताया था, एसिड रेन, ठीक है, स्मोग, ये सब समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। और वायु प्रदूषण जो आपका है फ्रेंड, ये भूमंडलीय इकोसिस्टम समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है। मतलब जो ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है एयर पॉल्यूशन का। और जो महानगर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम और फ्रेश एयर का सबसे ज़्यादा अभाव है, ठीक है, जिसके कारण अस्थमा की समस्याएं हैं, ब्रेन स्ट्रोक है, लंग कैंसर है, रिस्पिरेटरी कंडीशन में काफ़ी कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह हैं, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ है। तो ये सब इसका प्रभाव होता है फ्रेंड। तो कल हम लोगों ने देखा था एक बार। और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए अगर देखा जाएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए कौन-कौन से गैसेस मुख्य रूप से हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। और अगर ओजोन क्षरण के लिए देखा जाए तो ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोन्स गैसेस हैं, एसिड रेन के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, खनिज तेल का जो दहन होता है, ठीक है, कंबस्टन होता है, स्मोक के लिए कार्बन है, सीसा है, और धूल कण है, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। और इसका जो हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है मैंने कल बताया था, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव होता है, फूड पे क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर पे क्या प्रभाव होता है, एनर्जी पे क्या होता है, तो ये कल हम लोगों ने पूरे देखा था फ्रेंड आपका। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि आपका देखो, एक तो गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। तो बैड ओजोन जो आपका होता है फ्रेंड, वो ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन होता है। उसमें कैसे होता है, सनलाइट और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन से आपका बैड ओजोन का देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। जबकि जो समताप मंडल में जो ओजोन स्फीयर पाए जाते हैं, ओजोन मंडल पाए जाते हैं, वो काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है ना? क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को क्या करता है, रोकता है पृथ्वी के ऊपर आने से। उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी में देखा था हम लोगों ने कि महानगरों में मोटर वाहनों से जहरीले उत्सर्जों को रोकने के लिए यूरो मानक अपनाया गया, ठीक है? वर्तमान में यूरो 6 अस्तित्व में है फ्रेंड। और यूरो 6 जो आपका है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आपका 1981 में इसको पास किया गया, इसके बारे में डिटेल बताया था। और वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में भारत ने 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून बनाया, जिसमें 1988 में संशोधन किया गया। और वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसको रोकना, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रावधान बनाए गए। सेंट्रल स्टेट बोर्डों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया फ्रेंड। ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक आपका है सीसा रहित पेट्रोल है, जो कल हम लोगों ने देखा था, लेड लेस पेट्रोल, जिसमें सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत सर्वप्रथम 4 महानगरों में हुई थी। अब ये संपूर्ण देश में लागू है। और लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से क्या होता है कि बेंजीन गैस निकलती है, जो ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन परत को डिप्लीट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब उस मुख्य रूप से क्या, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बेंजीन का भी उसमें होता है। लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करने वाले वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो पाए। और VS6 जो आपका है फ्रेंड, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा NCR दिल्ली में BS6 ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल 2020 के बजाय 2019 में भी लागू कर दिया गया, ठीक है ना। और जो यूरो 4 है वही क्या है आपका मतलब जो BS4 है, और जो यूरो 6 है वही आपका क्या है, BS6 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली के आसपास इलाकों में फ्रेंड प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको 2019 में भी लागू कर दिया गया। BS5 को स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। तो और भारत की सड़कों पर मौजूद लाखों वाहनों द्वारा उत्सर्जित
जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रमुख प्रदूषकों के लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सीएनजी आपका है फ्रेंड, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आपका है। तो जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं, इसको सीएनजी कहा जाता है। ठीक है ना। और सीएनजी में 80 से 99% मीथेन होता है। यद्यपि यह ग्रीन ग्रीन ईंधन है जिसमें पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलता है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। और कुछ और भी परियोजना है, मतलब कुछ भी और भी प्लानिंग जो है, उज्ज्वला योजना। ठीक है ना। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए प्रारंभ की गई, जिसमें महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर जो है वो दिए जा रहे हैं और काफ़ी इसके परिणाम बड़े अच्छे आए हैं। और भारत ने 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड कि 2030 तक, ठीक है, तो 2030 तक जो आपका है ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% जो आपका है ये गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कुल मिलाकर जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसका विकास करना है। ठीक है। नगरीय परिवहन व्यवस्था को तीव्र और निर्बाध बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़्यादा उपयोग किया जाए। जीपीएस पर आधारित नगरीय ट्रैफिक कंट्रोल, मार्ग निर्धारण, उन्नत नगरीय परिवहन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। ठीक है। जन जागरूकता तथा नवीन नगरीय परिवहन नीति में वाहनों की आवाजाही की जगह यात्रियों की आवाजाही पर बल, ठीक है, जैसे कई कदम वायु प्रदूषण के स्तर में कमी ला सकते हैं फ्रेंड। और हाइब्रिड परिवहन साधन है, इस पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कार, ठीक है, बस, रिक्शा का प्रयोग, ठीक है, सौर प्लेट पर आधारित परिवहन प्रणाली का विकास, ये सब महत्वपूर्ण रूप से साबित होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक केवल यहाँ ही नहीं है, कि ऐसा नहीं केवल दिल्ली में ही है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको, जैसे आप देख सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपका 0 से 50 अगर है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अच्छा होता है। 51 से 100 तक है तो संतोषजनक होता है। 101 से 200 तक है औसत होता है। और 201 से 300 खराब होता है। और 301 से लेकर 400 बहुत खराब है। और 401 से लेकर 500 काफ़ी गंभीर होता है। ठीक है ना। तो ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फिर आपका है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका वायु के जो संगठक तत्वों से प्रतिकूल परिवर्तन के कारण, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है ये एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। ठीक है। और ये गैस जो है मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के दहन से तथा कृषि के कचरे को जलाने से उत्पन्न होती है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पराली जलाना और वाहन में जो ईंधन का कंबस्टन होता है उससे ये निकलता है फ्रेंड। सीएनजी तथा एलपीजी के उपयोग से इस समस्या को कम किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और यह गैस मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के दहन से, ठीक है, फ्यूल के कंबस्टन से और कृषि के क्षेत्रों में जैसे पराली जलाने की समस्या जो है, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो वगैरह भी काफ़ी बना के दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें सीएनजी का उपयोग करना, एलपीजी का अगर उपयोग करते हैं तो इसको कम किया जा सकता है। और यह एक आपका काफ़ी मतलब विषैली गैस है, तो इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, इसे कम होना ज़रूरी है। दूसरा आपका फ्रेंड है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आवश्यक है फ्रेंड। ठीक है। और वायुमंडल में ये 0.03% ही है। ठीक है। सामान्य स्थितियों में क्या होता है फ्रेंड कि ये हानि रहित गैस है, यह पर्यावरण का अभिन्न अंग है। ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो नहीं बन पाएगा, वो नहीं रहेगा। और औसत तापमान अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर लाइफ ही नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो सामान्य स्थितियों में यह हानि रहित गैस है और यह पर्यावरण का अभिन्न अंग है, क्योंकि पेड़ पौधों का जीवन इसी गैस पर आश्रित है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आधार है। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा
तो कोई भी आपका इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हो सकता है। तो CO2 इम्पोर्टेंट, लेकिन जब ये बैलेंस है, जब ये इसका जो प्रतिशत है अगर सामान्य है, जो प्रकृति ने दिया है तो ठीक है, लेकिन जब ये CO2 का ज़्यादा इमिशन होने से क्या होता है, ग्रीन हाउस CO2 की जब मात्रा ज़्यादा वायुमंडल में बढ़ेगी तो क्या होगा फ्रेंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि वायुमंडल में जो इंसोलेशन आपका हो रहा है फ्रेंड, तो पृथ्वी से में जो इंसोलेशन का जो आगमन हो रहा है वो शॉर्ट वेव में होता है, और जब ये रेडिएट करता है, जब जब इसका परावर्तन होता है तो लॉन्ग वेव में होता है। तो क्या करेगा, इसको ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा अवशोषण होगा हीट का। जब ज़्यादा हीट का अवशोषण होगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ेगा, और जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा फ्रेंड तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोब गर्म होगा, पृथ्वी गर्म होगी। और पृथ्वी गर्म होने से क्या होगा, सी लेवल समुद्र तल है तो सी लेवल हाई होगी, और सी लेवल हाई होने के कारण क्या होगा फ्रेंड, जो ग्लेशियर है, जो आइस फील्ड है वो क्या होगा, वो मेल्ट करेगा। तो इसका ये आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और वनों के निवास से भी फ्रेंड, जो वनों के निवास हैं, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, वनों के निवास से, फॉरेस्ट के विनाश से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, वो ग्रीन कार्बन सिंक है, ठीक है ना। ग्रीन कार्बन सिंक क्या होता है फ्रेंड, कि जो प्लांट्स वगैरह हैं ये कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, और जो ओशन है वो क्या है, ब्लू कार्बन सिंक है। ओशन भी है, वो भी कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से जो वनों के विनाश, अगर फॉरेस्ट का अगर विनाश हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है फ्रेंड, ये प्रमुख कारण होता है। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें गंध होता है, ये तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है, और यह मुख्य रूप से वाहन और उद्योगों में ईंधन जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, और यह श्वास प्रणाली को हानि पहुंचाती है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को हानि पहुंचाती है, और ये अत्यंत विषैली गैस है, और इसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है, और एसिड रेन इसी के कारण होता है, ठीक है ना। एसिड रेन जो आपका होता है, अम्ल वर्षा, तो इसी के कारण आपका क्या होता है फ्रेंड, अम्ल वर्षा होता है। तो ये भी काफ़ी गैस उत्तरदायी है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी आपका दुर्गंध युक्त गैस है, और इसकी सांद्रता जो है 1000 ppm हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ये घातक ये आपकी होती है फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन पर सल्फाइड, तो नाइट्रोजन के अनऑक्साइड जो NO2 गैस के मुख्य स्रोत वाहन होते हैं, और यह भी एक विषैली गैस है, और इससे आपका एलर्जी तथा रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपका प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो मैंने पर्टिकुलेट मैटर पहले भी पढ़ा। ये छोटे छोटे पदार्थ के कण होते हैं, और द्रव द्रव के छोटे छोटे वाष्पकरण होते हैं, जो पर्यावरण में क्या होते हैं, लटके रहते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है। और धूल तथा धुएं के कण क्या है, इसमें मुख्य रूप से होते हैं। पॉलीग्रेन्स आपके होते हैं पराग कण, तो वायु में उपस्थित जो अनेक पौधों के जो परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये बीजाणु बहुत से लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड इसमें। और सल्फर डाइऑक्साइड से ध्यान दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट भी कर लीजिएगा फ्रेंड, और PDF वगैरह सारा मिल जाएगा आपको, कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्लोरोफिल अथवा क्लोरोसिस को क्या होता है, क्षति पहुंचती है। इसके कारण सेल जो हैं तथा जंतु समाप्त होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोराइड फसल की उपज को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये आपका एक इसका इम्पैक्ट होता है। जो काला धुआं है, ये महत्वपूर्ण पेड़ों के पत्तों को क्या करते हैं, ब्लीच कर देता है, ठीक है ना। तो ब्लैक स्मोक जो होता है, ये क्या करता है, पत्तों को, जो पेड़ के जो लीफ हैं उसको ब्लीच कर देता है, ठीक है। और धुआं तथा धूल पत्तियों की सतह को ढक देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, और ओजोन के कारण अनाज, फल तथा रुई की फसल को हानि पहुंचती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड आपका कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाएगा,
तो मुख्य रूप से आपका जो 8 प्रदूषक हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या है, 8 प्रदूषक हैं। PM10 है, PM2.5 है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड। तो ये 8 प्रदूषक जो हैं, ये ज़्यादा इनका प्रभाव रहता है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए फ्रेंड, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जैसे अगर 0 से 50 है तो ये क्या होता है, ये अच्छा होता है। और अगर एवरेज देखा जाएगा तो 51 से लेकर 100 तक है। और संवेदनशील कब होगा, 101 से 150 तक। और 200 से लेकर 201 से 250 तक जो होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है। और खतरनाक लेवल पर होता है तो 251 से 300। और इसको दिखाया जाता है जब 0 से 50 है तो ग्रीन कलर से, 51 से 100 जो है उसको येलो से दिखाया जाता है, 101 से 150 तक नारंगी कलर का दिखाया जाता है, 201 से 250 तक बैगनी, और जो सबसे खतरनाक होता है वो आपका मैरून होता है। तो इस तरीके से इसका दिखाया गया है। यहाँ पर भी देखते हैं फ्रेंड आपका कि 0 से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका है, तो 0 से लेकर 50 तक है, इसका न्यूनतम प्रभाव होता है। 51 से 100 तक क्या होता है, ये संवेदनशील लोगों को जिनको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है, तो सांस लेने वगैरह संबंधी परेशानी होती है। और 101 से 200 में लंग संबंधी बीमारी, अस्थमा, ठीक है, सांस लेने में परेशानी, जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको इससे काफ़ी नुकसान होता है। और 201 से 300 में क्या होता है फ्रेंड, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने से श्वास संबंधी परेशानी, हृदय रोगियों को जो हार्ट पेशेंट है उनको परेशानी। 301 से 400 में अत्यंत खराब होता है, इसमें आपका लंग्स का और हार्ट संबंधी जो गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है। और खतरनाक स्तर में आपका करीब 401 से 500 स्तर के लेवल पर जो आपका होता है, ये बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फ्रेंड यहाँ पर एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन आपको देना था मैंने इसको सारा इसमें बताया फ्रेंड आपको। इसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयर पॉल्यूशन से। और प्रदूषण पर आम तौर पर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पर्यावरण जो है वो आज के मतलब पर्यावरण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, हर तरफ हर जगह से। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, तो इसमें आपको अच्छे तरीके से तैयार करना ज़रूरी है। और इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़िए फ्रेंड। और मेरे कोड वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है, RKS10 मेरा कोड है, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और देखो, अनअकैडमी नो डाउट बेस्ट, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और बिल्कुल ज्वाइन करो। दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक तो प्लस का ऑप्शन है और एक आइकॉनिक है। दोनों अच्छे हैं बट आइकॉनिक बेस्ट है, क्योंकि इसमें आइकॉनिक के अंतर्गत एक प्रॉपर गाइडेंस, एक टीम बनाई गई है जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, हर लेवल पर। और अनअकैडमी में जो इनोवेशन है, जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है फ्रेंड। तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसमें आपको EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन और ये अनअकैडमी में फ्रेंड ऑनलाइन में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है जो यूपीएससी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर हम लोग मिलते हैं, और कल शाम को 5 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। और कल हम लोग बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।